मोक्षमार्गनेतारं वेत्तारं कर्मवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ के 8वें सूत्र के संदर्भ में अपन ने यहाँ चर्चा कल प्रारंभ कर दी थी। जीवादि 7 तत्व और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन सबको जानने के उपायों की चर्चा करते हुए पहले नाम स्थापना द्रव्य भाव की बात कही, प्रमाण और न्याय के माध्यम से ज्ञान होने की बात कही, फिर निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन सब के माध्यम से ज्ञान करने की बात कही और इन सब के उपरांत एक प्रकार से जानने के उपायों की चर्चा का यह अंतिम सूत्र, इसमें बहुत विस्तार से विविध एक नए दृष्टिकोण से बात कही है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत वैश्य। सत माने अस्तित्व, संख्या जिसका अस्तित्व बतलाया है वो है कितना, ये बतलाने के लिए संख्या। सत, संख्या, संख्या के बाद में कहा क्षेत्र, जिस किसी की चर्चा चल रही है उसका अस्तित्व कौन सी जगह पर है वो क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। स्पर्शन, त्रिकालवर्ती क्षेत्र को स्पर्शन कहते हैं। स्पर्शन के बाद में काल, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, वो कितने समय तक उस क्षेत्र में रहेगा, यह समय की मर्यादा काल कहलाता है। अंतर, विरह काल अंतर कहते हैं, माने विवक्षित किसी पर्याय के छूट जाने पर पुनः उसी पर्याय के प्रकट होने के बीच में जो एक अंतराल पड़ता है, जो गैप पड़ता है, उसे आचार्यों ने अंतर शब्द के माध्यम से कहा है। और हमने इस संदर्भ में सम्यक्तवादी की बात आप लोगों को कही थी, माने आप कितने अंतराल से बाजार जाते हो। जैसे ये अंतर की चर्चा करते हैं ना, जैसे हम मार्केट गए हुए तो हमारे को 1 महीने का अंतर हो गया, अंतराल हो गया। 1 महीने पहले गए थे, उसके बाद में बाजार ही आज निकले हैं। आप लोगों के देव दर्शन का अंतराल है ना, या फिर समझ लीजिए कहीं जाने आने के अंतराल संबंधी बात है। और बतलाएं, और कुछ पूछना हो तो। अंतर के बाद में अब क्या बचा? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, वेदांत है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव में ऑप्शन में कहा थी 5 भाव और अल्प बहुत्व के अंदर कम ज्यादापना। ठीक है ना। चलिए फिर अब इन्हीं के संदर्भ में थोड़ी सी और बात कहते हैं आगे। अपनी 9-10 पैराग्राफ तक की चर्चा हो गई थी पेज नंबर 292 पर। 9वें पैराग्राफ के अंदर भावों की बात कही, औपशमिक आदि भावों का, और फिर 10वें पैराग्राफ के अंदर बात कही थी संख्या का निश्चय होने पर परस्पर न्यूनाधिक्य का ज्ञान करने के लिए अल्प बहुत्व। परस्पर न्यूनाधिक्य माने आपस में कौन किससे कम है और कौन किससे ज्यादा है, उत्कृष्ट से क्या और कम से कम क्या, संख्या दृष्टि से तुलना।
संख्याओं के निश्चय के अंदर ही तुलना होगी। कौन से गुणस्थान वाले कम से कम कितने हो सकते हैं, कौन से गुणस्थान वाले ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, कौन से गुणस्थान वालों से ज्यादा कौन से गुणस्थान वाले हो सकते हैं, कौन से गति में सबसे ज्यादा जीव है, उससे कम संख्या कौन सी गति में जीव है, ये सब न्यूनाधिक अल्प बहुत्व। फिर उसमें सम्यक्तियों की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से, पहले स्वर्ग में कितने, दूसरे स्वर्ग में कितने, तीसरे स्वर्ग में कितने, संख्या उत्तरोत्तर कम कम होती चली जाती है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। तो ये संख्या का कम ज्यादापना, ज्योतिष देव ज्यादा हैं, व्यंतर कम है तो वो ज्यादा है कि ये कम है, इस तरह की जो चर्चाएं हैं ये सब अल्प बहुत्व के अंतर्गत आती है। ये भी करणानुयोग का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इनकी भी चर्चाएं धवलादि ग्रंथों के अंदर काफी विस्तार से की गई है। अब इसी सूत्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि भाई ये जो चर्चाएं अभी तक यहाँ कर रहे हो आप इस 8वें सूत्र में, ये बातें तो पीछे 7वें सूत्र तक भी हो गई है लगभग। कुछ अंतर है क्या उनमें? दोबारा करने का क्या उद्देश्य है? देखिए पेज नंबर 292 पर 11 से 14 तक का पैराग्राफ। निर्देश के ग्रहण से ही सत्य का अर्थ पूरा हो जाता है। क्या कहा? निर्देश के ग्रहण से ही सत्य का अर्थ पूरा हो जाता है। अतः इस सूत्र में सत्य का ग्रहण निरर्थक है। 7वें सूत्र में निर्देश शब्द दिया था, 8वें सूत्र में सत्य शब्द दिया है, तो उस निर्देश का ग्रहण करने से ही सत्य, ये बात पूरी हो गई है। तो यहाँ जरूरी नहीं है। उत्तर, सत्य के द्वारा गति, इंद्रिय, काय आदि 14 मार्गणाओं में कहाँ है, कहाँ नहीं है, आदि रूप से सम्यक दर्शन आदि का अस्तित्व सूचित किया जाता है। क्या कह रहे हैं? इन मार्गणाओं में कहाँ है और कहाँ नहीं है, सत्य के माध्यम से गति, इंद्रिय, काय, योग सबकी चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन आदि का अस्तित्व सूचित किया जाता है। वहां नहीं था निर्देश में, तो सामान्य निर्देश किया था। निर्देश में तो जैसे मान लीजिए किसी की चर्चा की तो उसका सामान्य स्वरूप बतला दिया, उसका सम्यक्त्व की चर्चा थी तो सम्यक्त्व का सामान्य स्वरूप बतला दिया, सम्यक दर्शन किसका नाम है, क्या है। और सत्य में सम्यक दर्शन का सत्य, सत्य मतलब अस्तित्व, कि सम्यक दर्शन का अस्तित्व कहाँ कहाँ पर है, कौन सी गति में है, कौन सी इंद्रिय वालों के है, ठीक है ना, कौन से काय वालों के होता है, इस तरह से डिटेल में चर्चा होगी उसकी। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बतलाऊं, हम बात करें सत्य के संदर्भ में गति मार्गणा की चर्चा करें। मनुष्य गति में सत्व है क्या सम्यक दर्शन का? ये है। तिर्यंच गति में वहां भी है, मनुष्य गति में, नरक गति में और देव गति में कि यहाँ भी है। तो गति की अपेक्षा से तो चारों गति में सम्यक्त्व का सत्य है, सद्भाव है। इंद्रिय की अपेक्षा एक इंद्रिय में सम्यक्त्व का सद्भाव नहीं है, 2 इंद्रिय में सम्यक्त्व का सद्भाव नहीं है, 3 इंद्रिय में सम्यक्त्व का सद्भाव नहीं है, 4 इंद्रिय में सम्यक्त्व का सद्भाव नहीं है, 5 इंद्रिय में सम्यक्त्व का सद्भाव है, ठीक है ना। तो इंद्रियों की अपेक्षा से पंचेंद्रिय में सम्यक्त्व का सद्भाव है, 4 इंद्रिय तक सद्भाव नहीं है। काय की अपेक्षा से कहाँ होगा सद्भाव, बोलो? सिर्फ त्रस काय वालों के सम्यक्त्व का सद्भाव है, 5 स्थावर कायिकों के सम्यक्त्व का सद्भाव नहीं है। 6 काय होते हैं ना, 5 स्थावर और 1 त्रस। तो स्थावर काय में नहीं है, त्रस काय में है। तो गति, इंद्रिय, काय, इसी तरह से फिर योग की चर्चा की, वेद, कषाय, संयम, दर्शन, लेश्या, ऐसे आगे आगे बहुत विस्तार से चर्चा की है, ठीक है ना। कहाँ है और कहाँ नहीं है, आदि रूप से सम्यक दर्शन का अस्तित्व सूचित किया जाता है।
अधिकृत, जीवादि और सम्यक दर्शन आदि का यद्यपि निर्देश के द्वारा ग्रहण हो जाता है, परंतु अनधिकृत क्रोधादि या अजीब पर्याय वर्णादि के अस्तित्व का सूचक करने के लिए सत का ग्रहण आवश्यक है। मैंने शंकाकार की शंका ये थी कि आप यहाँ सत को दोबारा क्यों दे रहे हो, जबकि पीछे निर्देश की चर्चा की जा चुकी है। समाधान करते हुए बतला दिया कि अरे भाई ऐसा नहीं है, क्या किया कर दिया, आप गलत समझ रहे हैं। वहाँ हमने सामान्य निर्देश किया था और यहाँ जो अनधिकृत विषय हैं उन विषयों के भी अस्तित्व का सूचन करने के लिए सत कहा है। ठीक है ना। मतलब सत्य के माध्यम से कुल मिलाकर के कौन सी चीज कहाँ पर है अस्तित्व उसका दिखाना है। 15 नंबर पैराग्राफ देखिए आगे। विधान और संख्या ग्रहण के पृथक पृथक प्रयोजन है। विधान के द्वारा सम्यक दर्शनादि के प्रकारों की गिनती की जाती है और प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं की गिनती संख्या के द्वारा की जाती है। क्या विधान और संख्या में क्या अंतर है? विधान की बात कही थी 7वें सूत्र में, संख्या की बात कह रहे हैं 8वें सूत्र में। किसी के मन में ऐसी शंका हो सकती है कि जो बात पिछले सूत्र में विधान के अंतर्गत कह दी वो यहाँ संख्या कह करके दोबारा इस सूत्र में क्यों कह रहे हो? तो इन्होंने कह दिया भैया विधान के द्वारा तो उनके प्रकारों की गिनती होती है और यहाँ प्रत्येक वस्तु की गिनती संख्या के द्वारा ग्रहण की जाती है। इतने उपशम सम्यक दृष्टि हैं, इतने क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं आदि, इस तरह से संख्या की बात होगी। अभी बहुत अत्यंत संक्षेप में कह रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, इसको यदि आपको विस्तार से जानना हो तो आप सर्वार सिद्धि पढ़िए इस सूत्र के संदर्भ में, तो बड़ा आनंद आएगा आपको उन विषयों को पढ़ने में। जो लोग इस विषय में विशेष रुचि रखते हैं उनको सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ में, क्योंकि वो भी तत्वार्थ सूत्र की ही टीका है, इससे प्राचीन टीका है, उस ग्रंथ में पहले अध्याय के 8वें सूत्र की टीका को पढ़ना चाहिए। लगभग 60-70 पेज से ज्यादा में वो टीका लिखी है। एक ही सूत्र की टीका 60-70 पेज में, और ये सब सत संख्या आदि का बहुत विस्तार से वहाँ निरूपण किया है। लेकिन जिनकी विशेष रुचि हो उनकी बात है। यदि रुचि नहीं है आपकी इस संबंध में, आप पढ़ने बैठेंगे तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या बता रहे हैं, ये और क्या अप्रयोजन भूत बात है। हो सकता है अभी अपनी इन चर्चाओं में भी बहुत से लोगों को अरुचि सी लगे कि ये क्या बातें हैं, ये क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें। लेकिन भाई इन बातों को जानने से हमारे उपयोग में निर्मलता आती है, परिणामों में निर्मलता आती है। कषायों की तरफ उपयोग लगता नहीं है। नए नए विषय ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं तो उपयोग की एकाग्रता भी विशेष होती है। ठीक है ना। तो ये कर्णानुयोग के विषय हैं, इनसे हमें केवल ज्ञान की महिमा आती है। हम तो कई अभी अधोलोक आदि के संदर्भ में हम लिख रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि ये सब बातें, देखिए आप जिन विषयों की रिसर्च आज के साइंटिस्ट न कर सके, ऐसे सूक्ष्म विषयों का सूक्ष्मतम विवेचन जिन दिगंबर आचार्यों ने कर दिया है, क्या गजब कमाल किया होगा ना। अब ये सत्संख्या आदि का निर्देश, आप सोच सकते हैं कि इन विषयों को लिखने से उनके पीछे कोई यश प्रतिष्ठा का कोई अभिप्राय रहा होगा, मान सम्मान की भावना से लिखे होंगे, मान बढ़ाई के लिए, लोग प्रशंसा करें, लोग कहें कि ओहो कितना ज्ञान है इनको। कहीं परिचय तो लिखा नहीं अपने आप का, कौन से क्षेत्र के थे, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ माता पिता थे, कोई मतलब नहीं। इन विषयों में लगे किस लिए?
एकमात्र प्रयोजन की सिद्धि के लिए भाई साहब, ये इनसे निर्णय होता है। पदार्थ को विशेष जानने के उपाय हैं ये। कितनी संख्या है, जानने की जिज्ञासा होगी तो करोगे क्या आप बतलाइए मुझे। 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव बैठ करके क्या करते होगे। यही सब जो बातें हम कर रहे हैं, ओ इतने सब में। अब देखो इनसे क्या होता है, आप कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं जो अभी अपनी चर्चाएं सुन रहे होंगे, स्वाध्याय में बैठते होंगे, और कई तो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इन चर्चाओं को सुनकर के ऐसा लगा हो कि अरे ये तो अप्रयोजन भूत है, तो स्वाध्याय में आना ही बंद कर दिया हो, मजा नहीं आता है। लेकिन भाई साहब इससे हमारे को इतनी महिमा आती है, केवल ज्ञान की महिमा आ रही है, क्षयोक्षम ज्ञान में भी वितरागियों की महिमा आ रही है। फिर एक एक बात का पता लग रहा है हमारे को। आज तक तो हम ऐसा सोचते थे अरे सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, ये सम्यक दर्शन आसान काम थोड़ी नहीं था। आपने मजाक समझ रखी है, सम्यक दर्शन ऐसे ही हो जाता है, बस कह दो जीव जुदा पुद्गल जुदा और हो गया सम्यक दर्शन, यही तत्व को सार। ऐसे होता है कि कोई सम्यक दर्शन इतना सा कहने मात्र से नहीं होगा, आसान नहीं है। और जब हम इन विषयों को पढ़ते हैं लगता है कितने सम्यक दृष्टि, असंख्यात सम्यक दृष्टि सब जगह पर है। नरक में भी असंख्यात, त्रियंच में भी असंख्यात, देवों में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि। मनुष्यों में 700 करोड़ 7 अरब गजब हो गया। क्या सम्यक दृष्टियों की संख्या बतलाइए, इतनी सम्यक दृष्टि है। और तो बुद्धि के बाहर जा रही है बात, दिमाग के बाहर निकल रही है, इतने जीव सम्यक दृष्टि, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। फिर जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं जगत के जीवों, ऐसा लगता है अरे साहब ये बहुत कठिन काम है, हो नहीं सकता। आपको ऐसा कोई हो जाएगा कि आप भी क्या बात करते हो। तो जब हम इन विषयों को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो फिर लगता है अरे आप कठिन कह रहे हो, यहाँ तो अपरिमित है, इतने सम्यक दृष्टि है का मतलब कोई ना कोई कमी अपने में रह गई है, नहीं तो सम्यक दर्शन कोई कठिन काम नहीं है। इतने उपशम सम्यक दृष्टि, इतने क्षायिक सम्यक दृष्टि, इनकी जो गिनती है यह सब संख्या प्ररूपणा के माध्यम से की जाती है। 16 नंबर पैराग्राफ देखिए आगे, पेज नंबर 293। पंडित जी अधिकृत और अनधिकृत माने क्या? क्या अधिकृत अनधिकृत माने क्या? थोड़ा अधिकृत अनधिकृत का मतलब, अधिकृत मतलब है ऑथेंटिक, अधिकृत का मतलब है प्रकरणवश, अधिकृत का मतलब है जिसका अधिकार चल रहा है, जो करंट टॉपिक है वो अधिकृत। अभी ये प्रकरण चल रहा है तो आप इसी के संदर्भ में बोलेंगे। और अनधिकृत का मतलब प्रकरण तो ये चल रहा है लेकिन फिर भी हम आपको और बात बतला देते हैं। जैसे अभी हमने जो आपको ये बात कही सम्यक दर्शन के संदर्भ में, इन विषयों की उपयोगिता के संदर्भ में जो कुछ भी थोड़े बहुत कुछ वाक्य कहे, आप कह सकते हैं ये अनधिकृत विषय था, विषय से हट करके थी वो बात। तो ये जो यहाँ इन्होंने कही अनधिकृत की चर्चा, तो ये कहना चाह रहे हैं सत्य के माध्यम से हम तो जो नॉर्मल विषय है उससे अधिक हट करके भी हम आपसे बात करना चाहते हैं सत्य के बारे में, ठीक है ना। तो ये सत्य की बात होगी, अधिकृत अनधिकृत। अब देखिए 16 नंबर पैराग्राफ, पेज नंबर 293। यद्यपि आपाततः क्षेत्र और अधिकरण में अंतर ही नहीं है कोई भी, फिर भी अधिकृत अनधिकृत सभी पदार्थों का क्षेत्र बतलाने के लिए विशेष रूप से क्षेत्र का ग्रहण किया है, ठीक है। मैंने कोई अधिकरण और क्षेत्र के अंदर कोई अंतर नहीं है। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण शब्द दिया था ना पिछले 7वें सूत्र में, 8वें सूत्र में क्षेत्र शब्द दिया है, तो पीछे अधिकरण कहा था और यहाँ क्षेत्र का है, तो दोनों में कोई अंतर तो नहीं, लेकिन वही अधिकृत अनधिकृत की चर्चा जैसी पिछली बात कही है, पिछले पैराग्राफ में जैसी कही है ऐसी समझ लेना चाहिए। फिर देखिए 17 से 19,
प्रश्न, क्षेत्र के होने पर ही स्पर्शन होता है, घट रूप क्षेत्र के रहने पर ही उससे पर ही जल उसे स्पर्श करता है। अतः क्षेत्र से स्पर्शन का पृथक कथन नहीं करना चाहिए। क्या कहा? क्षेत्र कहा है पीछे, या क्षेत्र कहा है इसी सूत्र में, और स्पर्शन अलग से कह दिया। तो क्या क्षेत्र अलग कह दिया और स्पर्शन अलग कह दिया? ये दो चीजें अलग अलग थोड़ी है। जितना उसका क्षेत्र है उतना ही उसका स्पर्शन है। क्षेत्र और स्पर्शन में क्या फर्क है बताओ? एक ही चीज होगी ना। तो ये कह रहे क्षेत्र शब्द विषयवाची है। जैसे राजा जनपद क्षेत्र में रहता है, यहाँ राजा का विषय जनपद है, न कि वह संपूर्ण जनपद को स्पर्श करता है। क्या कहा? क्षेत्र शब्द विषयवाची है। क्षेत्र शब्द कैसा है? विषय। जैसे राजा जनपद क्षेत्र में रहता है, यहाँ राजा का विषय जनपद है, न कि वह संपूर्ण जनपद को स्पर्श करता है, परंतु स्पर्शन संपूर्ण विषयक होता है। क्षेत्र वर्तमानवाची है और स्पर्शन त्रिकाल गोचर है, अर्थात त्रैकालिक क्षेत्र को स्पर्शन कहते हैं। ये स्पष्टीकरण अपन पहले भी कर चुके हैं। वर्तमान जगह को जहाँ रहते हैं उसे क्षेत्र कहते हैं, और भूत भावी संबंधी भी जोड़ दिया जावे, अर्थात त्रिकाल गोचर विषयों की यदि बात की जावे, त्रैकालिक स्पर्श की बात की जाए या त्रैकालिक क्षेत्र की बात की जावे, तो उसे स्पर्श शब्द से पुकारा जाता है। त्रैकालिक क्षेत्र को स्पर्शन कहते हैं। ठीक है। एक मिनट, देखिए, हाँ, किसी के घर में से आवाज आ रही है। देखिए, जिनके घर में आवाज आ रही है वे थोड़ा सावधान रहे। 20 नंबर पैराग्राफ देखिए आगे। मुख्य काल के अस्तित्व की सूचना देने के लिए स्थिति से पृथक काल का ग्रहण किया है। क्या? मुख्य काल के अस्तित्व की सूचना देने के लिए स्थिति भी आई थी। स्थिति कहाँ था पता है आपको? 8वें सूत्र में स्थिति शब्द था। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। तो स्थिति की चर्चा तो वहां दी थी, और यहाँ कहा है काल, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल। तो मुख्य काल के अस्तित्व की सूचना देने के लिए स्थिति से पृथक काल का ग्रहण किया है। व्यवहार काल पर्याय और पर्यायी की अवधि का परिच्छेद करता है। सभी पदार्थों के अधिगम के लिए किंचित विशेष का निरूपण किया जाता है। 21 नंबर। यद्यपि निक्षेपों में भाव निरूपण है, किंतु यहाँ भाव से औपशमिक आदि जीव भावों के कहने की विवक्षा है, और वहाँ सामान्य से पर्याय निरूपण की। अब ये भाव की इन्होंने बात कह दी उस सूत्र से, जिस सूत्र में नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव तथा न्याय की बात कही थी। जाने आपको पहले एक सूत्र आया था जिसमें कहा था नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव तथा न्यास है। वहाँ भाव शब्द आया था उस सूत्र में, वो भी जानने के उपायों की बात थी। तो ये कह रहे हैं कि जब भाव से पहले जानने की बात कह दी थी, तो फिर यहाँ भाव दोबारा क्यों दे दिया? तो कहा भाई वहाँ तो भाव से पर्याय निरूपण की बात कही थी, द्रव्य से भूत भावी जानने की बात कही थी, और भाव से वर्तमान ग्रहण करने की बात कही थी। और जबकि यहाँ पर जो भाव की बात चल रही है, ये औपशमिक आदि भावों की बात चल रही है। यद्यपि निक्षेपों में भाव का निरूपण है, किंतु यहाँ भाव से औपशमिक आदि जीव भावों के कहने की विवक्षा है, और वहाँ सामान्य से पर्याय निरूपण की। ठीक है। 22 नंबर पैराग्राफ। तत्वादिगम के विभिन्न प्रकारों का निर्देश
शिष्य की योग्यता, अभिप्राय और जिज्ञासा की शांति के लिए किया जाता है। फिर आप इतने जो प्रकार जो बतला रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? शिष्य की योग्यता, योग्यता के आधार पर अभिप्राय देखकर और उसकी कितनी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए किया जाता है। कोई अति संक्षेप में समझ लेते हैं, कोई विस्तार से और कोई मध्यम रीति से। क्या कहा? कोई संक्षेप में समझ लेते हैं, कोई विस्तार से समझते हैं और कोई मध्यम रीति से समझ लेते हैं। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ जितने भी सूत्र दिए ना अलग अलग, किताब इतने से जान लिया, इतने से क्या क्या जरूरत थी, तो कहते हैं प्रमाण नए हृदय में इतने से भी जाना जा सकता है। जो संक्षिप्त रुचि वाले हैं उनके लिए तो प्रमाण नए हृदय में यह सूत्र ही पर्याप्त था, आगे की जरूरत ही नहीं है। तो कोई अति संक्षेप में, कोई विस्तार से और कोई मध्यम रीति से, मतलब मीडियम, ज्यादा विस्तार भी नहीं चाहिए और बहुत संक्षेप भी नहीं चाहिए। अन्यथा प्रमाण इस संक्षिप्त ग्रहण से ही सब प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। सिर्फ हमने कह दिया प्रमाण, क्या प्रमाण? बस कह दिया प्रमाण से जान लो आप। प्रमाण से जानने के अंदर सारी बातें एक साथ जानने में आ जाती है, खत्म हो गई बात। अब और क्या उपाय बताएं आपको जानने के उपाय होंगे। नए और प्रमाण दो तरह के होते हैं ना, तो नए तो अंश को जानने का काम करता है और प्रमाण पूरी वस्तु को जानने का काम करता है। प्रमाण पूज्य है इसलिए प्रमाण को पहले रखा है, ऐसी चर्चा अपन कर चुके हैं। प्रमाण नए अधिगम में छठा सूत्र था ये। तो ये कह रहे हैं प्रमाण इस संक्षिप्त ग्रहण से ही सब प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। तो अन्य सभी उपायों का कथन। This service is provided by freeconferencecall.com. Please enter your access code followed by the pound sign. हाँ जी, यहाँ दो बात आती है ना, लेकिन और आठवा में सामान्य और विशेषी, सामान्य ये है और विशेष डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं। आपकी आवाज कट रही है, एक बार वापस बोलेंगे, क्या कह रहे हैं? सामान्य और विशेष की बात दोनों। ठीक है, यहाँ से कोई फोन लगाने की कोशिश कर रहा है आपकी। हाँ जी, हाँ आप हो ना? हाँ, बीच में आप। ये सभी लोग हैं ना? हाँ जी, हाँ, सामान्य और विशेष का कथन भी कह सकते हैं अपन। सामान्य रूप से अलग कथन कर दिया और विशेष रूप से डिटेल में बात बतला दी, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो सत संख्या आदि की जो चर्चा है ये विशेष जानने, विशेष रुचि वालों के लिए, विस्तार रुचि वालों के लिए, जिनकी बहुत विस्तार से जानने की रुचि है उनके लिए है। संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो बहुत प्रमाण नहीं, इतना ही पर्याप्त था, या फिर निर्देश स्वामी साधनाधिकरण स्थिति विधानत है, इतना ही पर्याप्त था। ठीक है ना? चलिए, इस तरह से अपनी जो 8वें सूत्र की जो चर्चा है, जो एक महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत संक्षेप में अपन ने इस सूत्र की चर्चा को यहाँ निपटा दिया। अब बढ़ते हैं अपन आगे। इस सूत्र की व्याख्या बहुत विस्तार से की है, जिसकी ज्यादा विस्तार से नहीं करनी थी उसकी बहुत विस्तार से इन्होंने व्याख्या कर दी है। 9 नंबर सूत्र है और 4-5 पेज में इसकी व्याख्या है। पेज नंबर वही 293, सूत्र नंबर 9, मति शतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। मूल सूत्र क्या? रिपीट करो मेरे साथ में, रिपीट करो। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। ठीक है, मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। शताब्दी मन पर्याय
केवलानि ज्ञानम। हाँ, चलिए, ये सूत्र क्या है? इस सूत्र में 5 ज्ञानों के नाम बताए हैं, और जब भी 5 ज्ञानों की चर्चा चले तो आपको तुरंत ये सूत्र याद आ जाना चाहिए कि यहाँ कहा गया है मति श्रुतावधि केवलानी, मति श्रुतावधि मने परिय केवलानी ज्ञानम, है ना? 5 नाम कहे हैं स्पष्ट, बिल्कुल। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परिय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान है। मति श्रुत अवधि मने परिय केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। चलिए, पहला पैराग्राफ वापस इस सूत्र की चर्चा। मत्यावरण कर्म के क्षयोक्षम होने पर इंद्रिय और मन की सहायता से अर्थों का मनन मति है। यह मननम मति भाव साधन है। तो ये सब व्याकरण की चर्चा है ही, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो अपन इस चर्चा को थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे। इतना जरूर अपन समझ ले रहे, इंद्रिय और मन की सहायता से अर्थों का मनन हो गया क्षयोक्षम के होने पर। ये पहली लाइन जो कही है ना, ये महत्वपूर्ण है, याद करने योग्य है आप लोगों के लिए। मत्यावरण, मति आवरण कर्म के क्षयोक्षम होने पर इंद्रिय और मन की सहायता से अर्थों का मनन, वो मति है। यह मननम मति है, भाव साधन है। मनुते अर्थान मति, यह कर्तृ साधन स्वतंत्र विवक्षा में होता है। मन्यते अनेन करण साधन भी मति शब्द होता है। ज्ञान और आत्मा की भेद अवय विवक्षा में तीनों प्रकार बन जाते हैं। कुल मिलाकर के मति की बात कही, इंद्रिय मन की सहायता से होता है। श्रुत की बात देखिए, श्रुत शब्द कर्म साधन भी होता है। श्रुतावरण कर्म के क्षयोक्षम होने पर। मति ज्ञान कैसे होता था? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम होने पर। श्रुत ज्ञान कैसा होता है? श्रुतावरण कर्म के क्षयोक्षम होने पर। माने एक मति ज्ञानावरण कर्म है, एक श्रुत ज्ञानावरण कर्म है। यहाँ मति ज्ञानावरण के लिए मत्यावरण शब्द का प्रयोग कर दिया, श्रुत ज्ञानावरण के लिए श्रुत आवरण, श्रुत के ऊपर आवरण है बस। तो उन कर्मों का जब क्षयोक्षम होता है तो सुना जाए वह श्रुत है, ठीक है। कर्तृ साधन में श्रुत, परिणत आत्मा श्रुत है। कर्ण विवक्षा में जिससे सुना जाए वह श्रुत है। भाव साधन में श्रवण क्रिया श्रुत है। 3 प्रकार से कह दी बात। फिर आगे तीसरा नंबर पैराग्राफ, अवधि की बात कहते हैं। अब पूर्वक धा धातु से कर्म आदि साधनों में अवधि शब्द बनता है। व्याकरण की चर्चाएं हैं, जिन्होंने व्याकरण पढ़ी होगी कभी, उनके थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी बात। अदरवाइज जिनके व्याकरण ऊपर से जाती है उन लोगों के लिए तो अपन ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना चाहते। अव शब्द अधवाची है, जैसे अधः क्षेपण को अवक्षेपण कहते हैं। अवधि ज्ञान भी नीचे की ओर बहुत पदार्थों को विषय करता है। अथवा अवधि शब्द मर्यादार्थक है, अर्थात द्रव्य क्षेत्र आदि की मर्यादा से सीमित ज्ञान वो अवधि ज्ञान है। अवधि शब्द किस सूचक है? मर्यादा। द्रव्य क्षेत्र आदि की मर्यादा से सीमित ज्ञान अवधि ज्ञान है। समझ ही गए आप द्रव्य क्षेत्र आदि की मर्यादा कैसी है? अवधि ज्ञान के बारे में तो जानते हैं ना आप? हाँ। कि अवधि ज्ञान क्या होता है? निमित्त ज्ञान नहीं, जाति स्मरण नहीं, अमुक काल क्षेत्र रूपी द्रव्य को मर्यादा से देख सकते हैं। हाँ, रूपी द्रव्य को देख सकते हैं, मर्यादा से देख सकते हैं। और मर्यादा होती है 4 प्रकार से, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से, माने पदार्थों की मर्यादा। एट ए टाइम कितने पदार्थों को देख सकता है? 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000, कितने पदार्थों को एट ए टाइम देख सकता है? ठीक है ना। द्रव्य से मर्यादा, कितने द्रव्यों को देख सकता है? ये मर्यादा। क्षेत्र से मर्यादा, कितनी दूरी
तक की चीजों को देख सकता है। क्षेत्र से मर्यादा, कितने समय तक की बातों को जान सकता है, काल की मर्यादा। और कैसे उनके परिणाम परिणमन आदि को जाने, तो भाव की मर्यादा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर मर्यादा और सीमित रह करके जो ज्ञान होवे उसका नाम है अवधि ज्ञान। यद्यपि केवल ज्ञान के सिवाय सभी ज्ञान सीमित है, फिर भी रूढ़िवश सभी ज्ञान को अवधि ज्ञान, सीमित ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गई बात? कितनी सुंदर बात कही है। मार्मिक प्रकरण है, देखो आप, ऐसी व्याख्या आपको इस तत्वार्थ इस सूत्र की व्याख्या में कहीं नहीं मिलेगी दूसरी जगह। कि आप मर्यादा में होने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कह रहे हो, तो क्या श्रुति ज्ञान मर्यादा में नहीं होता है क्या? मने प्रिय ज्ञान भी तो मर्यादित पदार्थों को ही जानता है। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान भी तो मर्यादित मर्यादा में रह करके ही जानते हैं, तो उनको भी अवधि का होना। तो इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, ये तो रूढ़ हो गया है इसी के अर्थ में। बस जो अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोक्षम से हो, उसके अर्थ में ये अवधि ज्ञान शब्द रूढ़ हो गया है, माने प्रसिद्ध हो गया है। तो रूढ़िवश ऐसा जानना चाहिए, नहीं तो केवल ज्ञान के अलावा चारों ही ज्ञान सीमित है, मर्यादित है, सबको अवधि कह दो। जैसे गतिशील सभी पदार्थ हैं, पर गाय ही रूढ़िवश गौ गच्छति गौ कही जाती है। गतिशील पदार्थ तो सभी है जिनका गमन हो रहा है ना, और सभी पदार्थ गतिशील है, लेकिन फिर भी गाय को ही गौ कहा जाता है, गच्छति गौ ऐसा कह देते हैं रूढ़ी के वश से। रूढ़ी मतलब समझिए ना आप, रूढ़ी परंपरा, ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही होता रहा है, इसलिए रूढ़िवादिता कहते हैं। रूढ़ी शब्द परंपराओं को निभाने के अर्थ में चलता है विशेष रूप से। तो यहाँ अवधि ज्ञान के लिए भी रूढ़ी शब्द का प्रयोग करके कह दिया कि भाई ये ऐसी परंपरा है, इस प्रकार के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं, ऐसा आप समझिए। शब्दार्थ की दृष्टि से बात करोगे तो फिर वो गच्छति गौ, जो गमन करे उसका नाम गौ है। तो फिर ऐसे तो औरों के लिए भी गौ शब्द लागू हो जाएगा, और जो गाय जब बैठी होगी तो उसके लिए भी गौ शब्द लागू नहीं होगा, तो ऐसी समस्या आ जाएगी। गौ शब्द की व्युत्पत्ति तो यही होती है, गच्छति गौ। अवधि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के जानना। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छा, ठीक है ना। ये अवधि ज्ञान की मर्यादा के लिए कहा है, अवधि और मने पर्याय ज्ञान के लिए। चैड़ाला की पंक्ति बोली है मैंने, क्या है आप बोल सकते हैं? कहाँ से, किसी को याद है ये पंक्तियाँ? कोई सुना सकता है? पांच ज्ञानों की चर्चा करते हुए चैड़ाला नामक ग्रंथ में दौलत राम जी ने जो पंक्तियां लिखी है, इन ज्ञानों के संदर्भ में, मति श्रुत अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान के संदर्भ में, ये आप लोगों में से कोई बता सकता है क्या? नहीं नहीं, अक्षमते उपजाई। देखो मैं बतलाता हूँ। अवधि ज्ञान मन परिजय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने ये स्वच्छा। बस ये दो लाइन। अवधि ज्ञान मन परिजय दो है देश प्रत्यक्षा, और द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने की ये स्वच्छा। और फिर केवल ज्ञान की चर्चा करते हुए कह दिया, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। कैसे सुंदर व्याख्या कर दी।
सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। सन 1992 में याद किया था हमने, 20 साल पहले, चेड़ाला ग्रंथ, एक ही पुस्तक से, है ना। देखो क्या कहते हैं, 4 नंबर पैराग्राफ 293। मन है पर्याय ज्ञानावरण के क्षयोपशम होने, दूसरे के मनोगत अर्थ को जानना मन है पर्याय है। अब क्षयोपशम आ जाए इसमें, को मति ज्ञान भी क्षयोपशम से होता है, श्रुति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से श्रुति ज्ञान होता है, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान होता है, और मत पर्याय ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मन पर्याय ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से केवल ज्ञान होता होगा कि नहीं? वहां क्षय से केवल ज्ञान होता है। समझ में आ गई बात? क्या कह रहा, क्या बोल गया मैं? मति ज्ञान, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, और केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से नहीं, केवल ज्ञानावरण के क्षय से। क्लियर है बात? देखिए, मन पर्याय ज्ञानावरण के क्षयोपशम होने पर दूसरे के मनोगत अर्थ को जानना मन पर्याय है। दूसरे के मनोगत अर्थ को जान लिया, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ये बात यदि हमारे जानने में आ गई तो वो मन पर्याय। पर मनोगत अर्थ को मन कहते हैं, मन में रहने के कारण वह अर्थ मन कहलाता है। समझना आप क्या कह रहे हैं? मनोगत अर्थ को मन कहते हैं, मन में रहने के कारण वह अर्थ मन कहलाता है, अर्थात मनोविचार का विषय भाव घट आदि को विशुद्धि वश जान लेना मन पर्याय है। लेकिन अंतिम लाइन अर्थात के क्या कहा है? मनोविचार का विषय। मन पर्याय यानी क्या करेगा? मन से जानेगा। किसको जानेगा? मन से मन को, मन में स्थित बात को जानेगा। अपने मन से दूसरे के मन में स्थित जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को जानेगा। तो मनोविचार का विषय, मन ज्ञान का विषय क्या है? भाव घट आदि को जान लेना, द्रव्य घट को नहीं, क्योंकि द्रव्य घट तो बाहर में पड़ा हुआ है। भाव घट क्या है? भाव घट वो है जो किसी व्यक्ति के उपयोग में बना है, वो है भाव घट। मनोविचार का विषय क्या है? द्रव्य घट नहीं, मनोविचार का विषय क्या होगा? ये बाहरी वस्तु नहीं, अर्थात्मक वस्तु नहीं, ज्ञानात्मक वस्तु, उसका नाम है भाव घट। भावात्मक पदार्थ, भावनात्मक पदार्थ, अंतरंग वस्तु, इसकी यहाँ बात कर रहे हैं, उसका नाम भाव घट है। मनोविचार का विषय भाव घट। घट तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अब क्या 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 नए नए शब्द लेकर के आए। घट विकल्प बोला जाता है। हाँ जी, विकल्प वापस बोलेंगे क्या? क्लियर नहीं आ रही आवाज। ये भाव घट है, वो विकल्प। भाव घट मतलब विकल्प नहीं कह सकते, मन की पर्याय है। मन में जो चल रहा है, उसके मन में कोई व्यक्ति बैठ करके घड़े के बारे में चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, वो उसका भाव घट है ना। घड़े के संदर्भ में होने वाला विचार किसी व्यक्ति के मन में, वो उसका भाव घट है, भावनात्मक। बैठे बैठे हम कंप्यूटर के बारे में विचार कर रहे हैं, भाव कंप्यूटर। बैठे बैठे दूरदर्शन के बारे में विचार करते हैं, भाव दूरदर्शन। ठीक है ना। तो
मनोविचार का विषय भाव घट आदि को कैसे जान लेता है? वो विशुद्धि बस जान लेता है, बस शिवोक्षम विशेष है ना, इसलिए विशुद्धि के कारण वो बात जानने में आ गई। इतनी निर्मलता, इतनी पवित्रता हो गई कि विशुद्धि से वो बात जानने में आ जाए। ठीक है ना। इस तरह से अपन ने यहाँ मने परिये की सामान्य व्याख्या तक अपने बात की है। आगे 294 से जो चर्चाएं की है उसमें थोड़ा सा इस बात को और खोला है। अपन कल इस प्रकरण को, कल का मतलब कल तो फ्राइडे है ना, कल तो अपन गुणस्थान की चर्चा करने वाले हैं, संभवतः 8वें गुणस्थान की, और इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर देखेंगे नेक्स्ट। जनवाणी सुखी बोलते हैं। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लो कालो, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग, सदा देत हूँ भोग।